पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इसके बाद हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यक्ष बिल्कुल है, नाग ये भी है, किन्नर कीर ये भी है, खासी दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। खासी गारो जयंती दोस्तों यहाँ की नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1 नंबर के लिए इसी तरह का प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो खुड़बुड़ा का युद्ध ये कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? दोस्तों ये किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी, हल्द्वानी में की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी बद्रीदत्त पांडे ने। मानवेंद्र शाह ने 1952 में की थी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संगौली की संधि हुई थी। संगौली की संधि हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815 में। स्वीकार किया गया था मार्च 1816 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा संगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये सब दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। यूकेपीएससी इसी तरह के प्रश्नों को पूछता है। अगला प्रश्न है, चमोली के रैड़ी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? चमोली के रैणी गांव की बात हो रही है यहाँ पर। तो गौरा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वन कटाई के विरोध में। चिपको वुमन भी कहा जाता है गौरा देवी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन कब चला था? 1973 के आसपास ये चला था। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कनकपाल। ऑप्शन नंबर, जैसे चंदू वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा कनकपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसी तरह दोस्तों पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, पर्वत और जनपद, ग्लेशियर दे दिए। इसी तरह से दोस्तों जैसे यहाँ पर ताल है या फिर कोई कुंड दे दिया, इस तरह से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे, इनको सुमेलित कीजिए या इस तरह से आपको मिल सकता है। तो बांसुकी ताल दोस्तों कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग में है। बेनी ताल दोस्तों कहाँ पर है? चमोली में है। डोडी ताल दोस्तों छेकोन वाला ताल है, उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, टिहरी में नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है? टिहरी में है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और महासर ताल दोस्तों कहाँ पर है? ये भी टिहरी में है। तो देवरिया ताल दोस्तों कहाँ पर है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कोई भी एक नदी पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि ये किसकी सहायक नदी है या इसका उद्गम कहाँ से होता है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी? दोस्तों ये हो जाएगा काली नदी की है। ऑप्शन नंबर, अगर पश्चिमी होता तो अलकनंदा की, तो पूर्वी हो जाएगा दोस्तों किसकी है? काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। गोमती दोस्तों किसकी है? सरयू की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? दोस्तों वैसे 2015 था ये, लेकिन एग्जाम में 16 पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड कौन सा है? तो गंगोत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? अब दोस्तों ये किसके बीच है? जैसे एक रोड जा रही है तो किसी के बीच है, तो ये स्थान पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, चंबा नरेंद्र नगर, कोटद्वार दुगड्डा, या फिर अगस्त मुनि, या फिर गुप्त काशी के बीच। ये दोस्तों जो है यहाँ पर ना कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र, ये श्रीनगर से दोस्तों रुद्रप्रयाग के बीच है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में है कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र।
अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? अब देखिए दोस्तों, पूर्व कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में ना, तो पिथौरागढ़ में है भैया अस्कोट। तो दो ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे कट जाएंगे। बिनसर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो इन दो ऑप्शन दोस्तों में ही सही उत्तर है। अब देखिए, पहले यहाँ पर ज़्यादा पश्चिम में नंदा देवी आएगा या फिर केदारनाथ आएगा? नंदा देवी दोस्तों कहाँ पर है? आपको पता है कि दोस्तों ये कहाँ पर है? चमोली में है। और केदारनाथ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। तो सबसे पहले केदारनाथ आएगा। केदारनाथ के बाद जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर नंदा देवी। नंदा देवी के बाद आ जाएंगे हम बिनसर अल्मोड़ा में, फिर उसके बाद अस्कोट पिथौरागढ़ में। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, फिर नंदा देवी चमोली, बिनसर अल्मोड़ा, अस्कोट पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महाभारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? अब महाभारत दोस्तों पूछ रहा है, तो महाभारत में कुणिंद नरेश, कुणिंद राजाओं को जाना जाता था द्विज श्रेष्ठ के नाम से, और खाली कुणिंदु को जाना जाता था द्विज के नाम से। जो कुणिंद थे उनको द्विज, और जो कुणिंद राजा थे, नरेश थे, उनको कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं, 1 सीट एससी के लिए है अल्मोड़ा वाली, और 3 सीट दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा की हैं। तो संसद के लिए दोस्तों कितनी सीटें होगी यहाँ पर उत्तराखंड में? 8 सीटें होगी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबासना दोस्तों ये कहाँ पर है? जो भी दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनका सपना होता है यहाँ जाना। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो मसूरी में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी दोस्तों कहाँ पर है? मसूरी में है। 1 सितंबर 1959 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेपीएससी की दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर। तो यूकेपीएससी के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये हो जाएगा एनपी नवानी, एनपी नवानी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी? तो उत्तराखंड की दोस्तों पहली महिला राज्यपाल, अब शीला दीक्षित ऑप्शन में है, तो दोस्तों दिल्ली की सीएम, तो ये तो होगा नहीं, है ना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गरेट अलवा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी दोस्तों टिहरी हो जाएगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना। सारण दोस्तों कहाँ पर है? ये टनकपुर के आसपास। पथरी दोस्तों कहाँ पर? हरिद्वार में। खोदरी दोस्तों यमुना पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का हरेला पर्व, हरेला पर्व दोस्तों कब मनाया जाता है? जुलाई में दोस्तों, क्योंकि हरेला मनाया जाता है 16 जुलाई को, सावन लग जाता है। और हरेला पर्व दोस्तों ये पौधरोपण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? अब देखिए दोस्तों 4 एयरपोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, पंतनगर, गौचर, जौलीग्रांट। दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ? देहरादून में, है ना, जौलीग्रांट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2024 दोस्तों इसको कर लीजिए, 24 में उत्तराखंड के निम्न तीर्थ स्थलों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थी आए? दोस्तों ये कहाँ पर आए? केदारनाथ धाम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों 2025 में हम लोग हैं, और अभी भी दोस्तों यही वाली जनगणना हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी 21 वाली जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, और यही पढ़ के दोस्तों अपना एग्जाम आपको अपना निकाल लेना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? तो ऋषिकेश में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे होते हैं? उत्तराखंड में दोस्तों बांज बुरांस के पौधे कैसे होते हैं? उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता, या फिर उपरोक्त सभी? तो उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे दोस्तों समशीतोष्ण वनों की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था?
तो टिहरी रियासत का दोस्तों भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये भी आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो श्रीदेव सुमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी को। इनके जन्म दिवस को 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम। गोविसाण दोस्तों किसको कहा जाता है? गोविसाण है काशीपुर के लिए। गोविसाण काशीपुर के लिए है। ब्रह्मपुर उत्तराखंड के लिए। गंगाद्वार हरिद्वार के लिए। ऐतिहासिक नाम उत्तर काशी का दोस्तों इस जगह बाड़ाहाट। और पौराणिक नाम उत्तर काशी का दोस्तों ऐतिहासिक नाम दोस्तों क्या है? बाड़ाहाट है। ये आपको बिल्कुल याद रखना। और पौराणिक नाम दोस्तों क्या है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट, पौराणिक नाम कमेंट बॉक्स में बताएगा। गोविसाण हो जाएगा काशीपुर के लिए। अगला प्रश्न है, किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? दोस्तों ये क्या है? दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसी तरह दोस्तों कोई खिलाड़ी का नाम पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। लक्ष्य सेन के भाई दोस्तों चिराग सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मौड़ मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है पाली पछाऊ जौनसार रवाई। ऑप्शन नंबर मछली मारने का दोस्तों ये एक उत्सव है मौड़ मेला। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पाली पछाऊ जौनसार रवाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? दोस्तों मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अनुसार। महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 में है। ये हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यहां पर पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। और ये दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी है ना, इसके जो चाचा का लड़का था दोस्तों कौन? हमारे यहाँ कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये यहाँ पर आपको बताना है। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। दोस्तों ये कब हुई थी? बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? यहाँ पर आपको बताना है। अशफाक उल्लाह बिल्कुल थे। राजेंद्र लाहिड़ी ये भी इसमें शामिल थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे। सूर्यसेन दोस्तों चटगांव शस्त्रागार में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? ये दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो अल्पेशियन दोस्तों बिल्कुल है। अरावली ये भी है। यूराल भी है। एंडी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? इनमें से आपको बताना है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। दोस्तों ये हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? लहरों से, धाराओं से, ज्वार भाटा से, या फिर सुनामी लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा लहरों से होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। तो सबसे निचली परत दोस्तों कौन सी है? क्षोभ मंडल है। बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। तो लगभग दोस्तों कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है लगभग? तो ये हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी
प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। अच्छा प्रश्न है, प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। हम्बोल्ट बिल्कुल प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूरोसियो, क्यूरोरेहो, ये भी प्रशांत महासागर से संबंधित है। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों हैं तो ये अपने आप ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता बोले तो साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा का गठन दोस्तों 1993 में हुआ था, साप्टा का गठन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। यह भी अच्छा प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय वर्ष प्राकृतिक इकाई है। दिवस, दिन, ये भी प्राकृतिक है। चंद्रमास, ये भी है। अब मानक समय दोस्तों ये बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बादल परिणाम है संघनन के, वाष्पीकरण के, सामान्य ताप ह्रास के या फिर कैटाबेटिक ह्रास के। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बादल परिणाम है किसके, संघनन के, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर हमको मिलाना है। दोआब और नदियाँ दोस्तों दी गई हैं। बिस्ट, अब दोस्तों ये आसान है हमारे लिए एक तरह से याद रखना। बिस्ट है ना, तो बिस्ट ब और सौ, बिस्ट ब से हो जाएगा ब्यास, सौ से हो जाएगा सतलज, इस तरह से। तो एक आ जाएगा भैया 3, एक आ 3 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, हालांकि बड़ा प्रश्न था। अब देखिए बारी है ना यहाँ पर, बारी ब से ब्यास, री से रावी, ये हो गया बारी। अब रचना में देखिए, ये तो नाम के अनुसार ही है दोस्तों, रचना। अब रचना देखिए, रौ से हो जाएगा रावी, चौ से हो जाएगा चिनाब, ये देखिए ये भी सिंपल है। चाज दोआब, चिनाब और झेलम, ये भी बिल्कुल फिर अपने आप ही हो जाएगा। तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। फिलहाल ऑप्शन हमको याद नहीं रखने, बिस्ट ब और सौ यानी कि ब्यास और सतलज। बारी, बारी यानी कि दोस्तों ब से हो जाएगा ब्यास और रौ से हो जाएगा रावी, रावी और ब्यास, ठीक हो गया। रचना, रचना यानी कि रौ से रावी और ची से चिनाब, बाकी चाज बच गया तो चिनाब और झेलम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ये सब दोस्तों यूकेपीएससी के पूछे गए प्रश्न हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ये हो जाएगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ उद्गम क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ जो है यहाँ पर नदी दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। ब्रह्मगिरी झरना दोस्तों यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी से दोस्तों ये निकलती है कावेरी, तो एक आ जाएगा एक। बेरीनाग से दोस्तों कौन सी, झेलम नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा नदी जो है निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, 1 नंबर के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी दोस्तों हो जाएगी गोदावरी, बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो गोदावरी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, तो पंजाब हो जाएगा पीबी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इनसेट। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री दोस्तों ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। मालाबार दोस्तों केरल का हो जाएगा, कोकण हो जाएगा गोवा का, तमिलनाडु का दोस्तों हो जाएगा कौन सा, कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट दोस्तों कहाँ का है, उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। भाखड़ा नागल दोस्तों ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद है, ये भी है इसमें। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद,
एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 का 4। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 21 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के क में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है। दोस्तों किससे है तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद से है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया। अच्छा प्रश्न दोस्तों 1986 में आयोजित किया गया था। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम सार्क सम्मेलन। अगला प्रश्न है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों ये क्योटो में आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है एक तरफा प्रतिबंध, ये भी है पहल ना करना, पहले पहल नहीं की जाएगी, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 में ब्रिक शब्द किसने दिया था। तो ब्रिक दोस्तों जो ब्रिक शब्द है ना ये जिम ओ नील ने दिया था ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया। दोस्तों ये जगह पी.बी. नरसिम्हा राव। उदारीकरण के प्रथम चरण को पी.बी. नरसिम्हा राव ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की एकदलीय व्यवस्था को एकदलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रजनी कोठारी ने। अगला प्रश्न है कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। दोस्तों कौन करता है तो निर्वाचन आयोग करेगा ऑप्शन नंबर बी होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। अच्छा प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने 1977 में दोस्तों आई थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति बी.आर. मेहता समिति कब 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो कि अभी भी है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसमें है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था तो राज्य सूची का विषय है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है। स्वच्छता का प्रबंध बिल्कुल है, जन स्वास्थ्य है, जन उपयोगी सेवाएं ये भी हैं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के डी में है। अगला प्रश्न है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा दोस्तों कहाँ पर प्रारंभ हुई। ग्रेट ब्रिटेन में ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार। दोस्तों यूएसए हो गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न बनेगा एग्जाम में।